पॉलिटी के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? MC सीतलवाड़, BR अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू या फिर रफ़ी अहमद किदवई। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछे कि पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई जो कि पहले रेल मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। और अगर पूछे आपके कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तब आप लोग नाम याद रखेंगे RK शनमुखम चेट्टी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछे तो शिक्षा मंत्री जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री पूछे तो रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह थे। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री जो कि राजकुमारी अमृत कौर थी। और प्रथम अगर प्रधानमंत्री आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे। और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगर उपराष्ट्रपति पूछे तो उपराष्ट्रपति पहले जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और लोकसभा के प्रथम स्पीकर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। तो लोकसभा के पहले स्पीकर अगर पूछे तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग शामिल है? गहरा केसरिया, सफ़ेद, गहरा हरा या फिर उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय ध्वज में ये सभी रंग शामिल हैं, क्योंकि केसरिया रंग जो कि त्याग को दर्शाता है, वहीं सफ़ेद रंग सत्य के मार्ग को दर्शाता है, और हरा रंग पौधे के जीवन से हमारा संबंध बताता है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वहीं ध्वज की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 में होती है। डिजाइन इसका पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किया था, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किस महीने और वर्ष में राष्ट्रपति ने अधिसूचित किया कि आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य सदस्य होने चाहिए जिन्हें चुनाव आयुक्त कहा जाता है? तो ये अक्टूबर 1989 में किया था, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग में केवल एक ही सदस्य होते थे। इसके बाद चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। अगर बात करें कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के कैबिनेट मंत्री के पद का आनंद लेता है? उपसभापति, राज्यसभा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से भारतीय संघ के कैबिनेट मंत्री के पद का आनंद लेता है जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष लेते हैं। अगर पूछे कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर सुमन के बेरी जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। वही नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 से लागू की गई। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सशस्त्र बलों का प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, क्योंकि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखेंगे। अगला है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद क्या होता है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद जो कि वह केंद्र सरकार का मंत्री है लेकिन कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? शराबबंदी, काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन या फिर सूचना का अधिकार। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, यानी कि DPSP में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा, सूचना का अधिकार जो कि शामिल नहीं है। अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
2005 में यूपीए सरकार द्वारा नियुक्त दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये वीरप्पा मोइली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, जो कि 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करने से रोक लगाता है और मानव तस्करी को रोकता है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 व 24 में है संविधान में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। वहीं अगर समानता का अधिकार पूछे तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 है और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 और 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 व 28 है अनुच्छेद, ये ध्यान रखेंगे 25 से 28 जो कि धर्म की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 23-24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, 19 से 22 है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनसीपी की स्थापना जो कि 25 मई 1999 को की गई थी। अगर पूछे किसके द्वारा की गई थी तो शरद पवार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने, मनाने और प्रचार करने का अधिकार है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले उनके कार्यालय से महाभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, या फिर संसद के दोनों सदनों को? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों की सिफारिश अनिवार्य है, क्योंकि सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए, तभी उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो कि संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत है। अगर पूछे कि इसमें अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद जो कि 51A या 51 का है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो भारत में राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु जो कि 35 साल होती है। वहीं राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल होती है, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भी 35 साल होती है न्यूनतम आयु, और महान्यायवादी के लिए भी 35 साल की न्यूनतम आयु होती है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 25 साल की न्यूनतम आयु होनी अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक विशेषता है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, या फिर एकल नागरिकता? तो संघीय सरकार की एक विशेषता है जो कि संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, ये विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल है, और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन है और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल है, ध्यान रखेंगे। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन, वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची दी गई है, ये किस सूची के अंतर्गत है? तो वन जो कि भारत की संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत दिए गए हैं। ये पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है,
तो ये समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 है। ध्यान रखेंगे ये। अगला है विदेशी क्षेत्राधिकार भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन है ये संघ अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है, ये संघ की सूची में है शामिल। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार? तो अस्पृश्यता, जो कि समानता के अधिकार में शामिल है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद होगा 17, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार किसके पास होता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या अन्य कोई है, यह कौन तय करता है? तो यह तय किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य सेवा करते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जो कि 5 साल तक का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। और न्यूनतम अगर उम्र पूछे कि कितनी होती है, तो न्यूनतम उम्र भारत के उपराष्ट्रपति की 35 साल होनी चाहिए। और भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उस दौरान भारत के रक्षा मंत्री, जो कि वीके कृष्णा मेनन थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करने के बाद ही अध्यादेश जारी करता है, या विधानसभा की सिफारिश पर अध्यादेश जारी कर सकता है, या कोई हो अपने विवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है, या फिर कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो इसका राइट ऑप्शन होगा संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करने के बाद ही अध्यादेश वहां जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देने की अनुमति देता है? तो ये अनुच्छेद 143 है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, संवैधानिक अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत का क्या अर्थ होता है? स्वग्राम पंचायत राज, ग्राम सरकार, ग्रामीण स्वशासन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो संवैधानिक अनुच्छेद 243, जो कि बताता है कि ग्रामीण स्वशासन के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, संवैधानिक अनुच्छेद 243D के तहत पंचायत में किसे आरक्षण मिलता है? तो संवैधानिक अनुच्छेद 243D के तहत जो आरक्षण दिया जाता है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि SC और ST दोनों को दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A और B दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला है, पंचायत राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? तो पहला राज्य जिसने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली को लागू किया वो मध्य प्रदेश राज्य है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य जो कि राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत का गठन हुआ था। और अगर तारीख आपसे पूछे तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला,
जिला योजना समिति की बैठक कम से कम हर चौथाई, 6 मास या पखवाड़ा में होनी चाहिए। तो जिला योजना समिति की बैठक कम से कम जो कि चौथाई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने राज्यों को पंचायती राज के लिए पहल करने का निर्देश देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का संविधान कौन से अनुच्छेद में अपने राज्यों को पंचायती राज के लिए पहल करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। अगला, राज्य सरकारों का राजस्व निम्नलिखित स्रोतों से जुटाया जाता है सिवाय मनोरंजन कर, व्यय कर, कृषि आय कर या फिर भू राजस्व। तो ये कृषि आय कर के सिवाय जो कि राज्य सरकारों का राजस्व जुटाया जाता है सिवाय कृषि आय कर को छोड़कर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किसी राज्य का राज्यपाल अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसे करों में राज्यों की हिस्सेदारी तय करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वित्त आयोग को होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कैपिटेशन टैक्स या फिर खजाना? तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा समवर्ती सूची में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो कि दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदें संयुक्त बैठकें कर सकती हैं। ऐसी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है या अध्यक्षता करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, क्षेत्रीय परिषदें हैं तो क्षेत्रीय परिषदें जो कि सलाहकार निकाय होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अभ्यास करना चाहिए? तो उच्च न्यायालय में अभ्यास करना चाहिए कम से कम जो कि 10 साल तक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर, अगर उच्च न्यायालय का वो मुख्य न्यायाधीश है तो उसको 5 साल उसमें रहना चाहिए, और अगर वहाँ का उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश है तो उसको 10 साल वहाँ काम करना चाहिए, उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से या फिर राज्य के राज्यपाल से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल सभी से परामर्श के बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं 60 साल की, 62 साल की, 65 साल की या फिर 70 साल की। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त आयु जो कि 62 साल होती है। वहीं अगर आपसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का पूछे तो वहाँ 65 साल होती है। ध्यान रखेंगे, यानी कि हाई कोर्ट का अगर पूछे तो 62 साल और सुप्रीम कोर्ट का पूछे तो 65 साल होती है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के अनुरोध पर 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किसने कहा है कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता है? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है, लेकिन 1973 में ऐतिहासिक एक फैसला हुआ था जो कि केशवानंद भारती केस में पहली बार मूल संरचना की अवधारणा को मान्यता दी गई थी, अन्यथा संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था जो कि केशवानंद भारती केस में हुआ था, अनुच्छेद 368 हुआ था। यानी कि
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रक्रिया है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति पर किसने अंकुश लगाया था? तो ये संसद ने अंकुश लगाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला PIL का पूर्ण रूप क्या होता है, या फिर पूछा गया है कि PIL का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनहित याचिका, जो कि PIL का पूर्ण रूप होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है न्याय प्रदान करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? कानून का शासन, कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो न्याय प्रदान करते समय सर्वोच्च न्यायालय, जो कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही इसके सिद्धांत पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा जो हाल के वर्षों में भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुई, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जन्म जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जो कि जनहित याचिका की अवधारणा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही पनपी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारतीय संसदीय प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट कितने महीनों के लिए वैध होता है, चुनाव के वर्षों को छोड़कर? तो ये वैध होता है जो कि 2 महीनों के लिए मात्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। अगला निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव रहे हैं। ये सिर्फ 38 साल के थे तभी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जो कि 2012 से 16 इनका कार्यकाल रहा था, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक अगर पूछे कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ रहे हैं, जो कि वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।